एडेक्सल फिजिक्स यूनिट नंबर 1 सर इमरान यामीन 9 सितंबर 2023। और हम लोग कल की क्लास में वेक्टर को स्टार्ट कर चुके हैं और वेक्टर के साथ असल में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। लेकिन कुछ वेक्टर के क्वेश्चंस भी हमें इस शीट में नज़र आ रहे हैं जिसमें हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बातें कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए पहले ज़रा यूँ समझ लीजिए कि अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हो, कंसीडर दिस इज़ वेक्टर ए, कंसीडर दिस इज़ वेक्टर बी, तो याद रखिएगा वेक्टर जहाँ से स्टार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड टेल, जहाँ पे मेरा एरो हेड होता है इट इज़ कॉल्ड हेड। कंसीडर इट इज़ वेक्टर ए, वेक्टर ए की हेड वेक्टर बी की टेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जितने भी बेटा वेक्टर गिवन होते हैं तमाम वेक्टर्स को, यूजुअली आपके यहाँ दो ही वेक्टर होते हैं, तो दो वेक्टर्स में फर्स्ट वेक्टर की हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और जब इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट करने के बाद इनका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट की ख़ास बात ये होती है कि हेड से हेड मिली हुई होती है और इसकी बेटा टेल से टेल मिली हुई होती है। रिजल्ट हमेशा हेड से हेड और टेल से टेल ज्वाइन करके हम लोग बनाते हैं, तो इट इज़ द रिजल्टेंट। ठीक है जनाब, तो ये एक डायग्राम मेथड है जिसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। और इस हेड टू टेल रूल के ऊपर कभी कैलकुलेशन करनी होती है तो कभी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, कभी साइन थीटा कॉस थीटा लगाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन है कैसा। तो बेटा जकी पहले मुझे इतनी सी बात बताएं कि क्या आपको ये बात समझ में आती है कि इफ़ यू आर गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर्स ए एंड बी, vector A is horizontal, vector B is vertical, and you have to add them, then we will first join head of vector A with the tail of vector B, and after joining the two vectors we will draw their resultant, and the resultant vector always is drawn in such a way that head is joining with the head and tail is joining with the tail. It is the identification of resultant. तो बेटा जगी, the method is clear or not? Zaki beta? Okay beta. And now we are going to apply this rule on this question. The question is, there is an aircraft. It is flying with speed of 200 kilometers per hour and this speed is in still air. ठीक है जनाब, अगर कोई विंड ब्लो नहीं कर रही, हवा रुकी हुई है, तो उसकी स्पीड 200 किलोमीटर्स पर आवर है। लेकिन अब ये किसी ऐसे रीजन में एंटर हो गया है जहाँ पे विंड ब्लो कर रही है, हवा चल रही है, और हवा चल रही है फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट से एयर आ रही है 85 की स्पीड से। तो बेटा जिस क्वेश्चन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ जाए ना, तो हम लिख लेते हैं ये ईस्ट है बेटा, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और इस क्वेश्चन में खुद बता रहे हैं कि जो विंड चल रही है वो फ्रॉम वेस्ट है। तो फ्रॉम वेस्ट है तो वेस्ट से आ रही है, लेकिन बेहतर ये होता है कि वेक्टर की टेल को हम ओरिजिन पे रखें। तो आप देखिए मैंने इस वेक्टर की टेल को ओरिजिन पे रखा है और बता दूं कि ये विंड है और ये विंड आ रही है फ्रॉम वेस्ट। तो जब वेस्ट से आ रही है तो ऑब्वियसली इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रही है। तो फ्रॉम वेस्ट है पर डायरेक्शन है हम इसकी लेंगे टूवर्ड्स ईस्ट। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 85 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है जनाब। अच्छा अब आप ये देखिए कि विंड आ रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड, एरोप्लेन की स्पीड 200 है। अब क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं तो गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं जनाब कि जो पायलट है उसे ये बात बताई गई है कि आपने नॉर्थ में जाना है, आपने नॉर्थ में जाना है। तो बेटा जकी ज़रा सोचिए, अगर वो नॉर्थ में स्टीयरिंग को रखे कि उसको नॉर्थ में जाना है, नॉर्थ मैंने उल्टा बना दिया, नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है। अच्छा जी, उसको नॉर्थ में जाना है, तो बेटा अगर वो स्टीयरिंग को नॉर्थ की डायरेक्शन में रखेगा और इस तरफ से हवा आ रही होगी तो वो नॉर्थ में जा ही नहीं सकता। वो जो हवा आ रही है ना बेटा, वो हवा इस एरोप्लेन को पुश करेगी और एरोप्लेन नॉर्थ में जाने के बजाय, जाना उसको नॉर्थ में होगा, लेकिन वो एरोप्लेन इस डायरेक्शन में हवा के प्रेशर की वजह से चला जाएगा। तो बेटा जकी हम आपको इस वक्त पायलट बना देते हैं और आप हमें बताइए कि अगर आप एरोप्लेन चला रहे हैं तो आप अपने स्टीयरिंग को नॉर्थ की डायरेक्शन में रखेंगे नॉर्थ जाने के लिए, या राइट हैंड की तरफ टर्न कर देंगे, या लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न कर देंगे,
ताकि एयर के इफेक्ट को काउंटर कर सके, जैसे कि लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। सर बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, और अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये बात आपको और समझ में आ जाती है कि सर अगर ये बंदा इधर चला जाए, अगर ये अपने स्टेयरिंग को लेफ्ट साइड पे कर ले, तो लेफ्ट साइड पे करने का अफेक्ट ये होगा, ठीक है जनाब, इसने आप ये समझ लें कि इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको, ये तो बेवकूफ़ी है। तो अगर वो अपने स्टेयरिंग को लेफ्ट साइड के ऊपर लेके चला जाए, तो जब वो लेफ्ट साइड पे लेके जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे 200 की स्पीड से लेके जा रहा होगा, ठीक है जनाब। और जब उसको हवा मिलेगी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन की जो हवा होगी, उस हवा की वजह से उसका जो एरोप्लेन है वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ में आ जाएगा, उसका एरोप्लेन ऑटोमेटिकली नॉर्थ में आ जाएगा। तो ये जो नॉर्थ वाला मैंने एरो बनाया है बेटा, इट इज़ द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट होगा। तो जनाब वो 200 की स्पीड से, सर वो 200 की स्पीड से लेफ्ट साइड पर जाने की कोशिश करेगा। मतलब वो 200 की स्पीड से लेफ्ट साइड पर जाने की कोशिश करेगा, तो हवा की वजह से वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ में चला जाएगा। तो नाउ दीज आर थ्री वेक्टर्स, इन थ्री वेक्टर्स में नॉर्थ वाला वेक्टर रिजल्टेंट है, नॉर्थ वाला वेक्टर रिजल्टेंट है, विंड आपको नज़र आ रही है कि टूवर्ड्स राइट हैंड साइड है, एरोप्लेन वो लेफ्ट साइड पे कर देगा जैसा कि मुझे जकी ने बताया। अच्छा, अब इसको मैंने सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व करने के लिए आपको याद है अभी भी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई, हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैं इस विंड को यहाँ से उठाऊं, विंड वाले वेक्टर को यहाँ से उठाऊं और यहाँ लाके ज्वाइन कर दूं, ये बेटा विंड वाला वेक्टर है जो कि मैंने यहाँ लाके ज्वाइन कर दिया। विंड की स्पीड 85 है, तो बेटा मैंने स्पीड लिख दी 85। अब ये बन गई ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में मुझे ये वाला बेटा थीटा कैलकुलेट करना है, ये वाला थीटा कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो स्टीयरिंग को कितने एंगल पे घुमा दे, स्टीयरिंग को कितने एंगल पर घुमा दे। तो स्टीयरिंग को वो लेफ्ट साइड पे घुमाएगा, नॉर्थ से लेफ्ट साइड पे घुमाएगा, तो नॉर्थ से लेफ्ट साइड पे कितना घुमा दे, यही वाला था एंगल कैलकुलेट करना है। तो इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए थीटा के सामने वाली साइड हो गई अपोजिट साइड, अपोजिट साइड हो गई 85, ठीक है जनाब, अपोजिट साइड हो गई 85, ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया 200। अब आप जानते हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और अब इसमें से अगर हम साइन इनवर्स से इसको सॉल्व करें, तो अब्दुल्ला आप हमें बताएंगे इसका आंसर क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 85 अपॉन 200 बड़ा करके बताएं क्या आ जाए? 25.2, तो ये 25.2 हमें नज़र आ रहा है। तो एक बात तो पक्की है कि इसमें से आंसर कोई एक सही है, ठीक, 25.2। अच्छा, अब इस आंसर को हम कैसे मान लें कि सी सही है डी सही है? तो ज़रा उसके लिए भी एक चीज़ सीखिएगा। वो जनाब बात कुछ यूँ है कि अगर कभी भी आपको कोई ऐसा वेक्टर मैं लिख के दूँ जो यहाँ पर हो, ज़रा देखिएगा यहाँ पर है, और अभी हमने जो एंगल निकाला है वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाते हुए, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाते हुए एंगल 25 डिग्री का बन रहा है। तो हम लोग इंग्लिश में ना उल्टा लिखते हैं। अब उल्टा लिखने की वजह, जिन बच्चों को इंग्लिश का वैसे ही सेंस है तो मेरी बात समझ लेंगे, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है जनाब। तो ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा जाएगा, जबकि डायरेक्शन है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो हम ये नहीं लिखते नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट नहीं लिखते, बल्कि हम लोग लिखते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, और अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ है तो देखिए वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब इसका आंसर बन गया डी, इसका आंसर बन गया डी, ठीक है जी। जहाँ बेटा बोलिए अब्दुल्ला। विंड के एरो को, विंड, विंड तो फ्रॉम वेस्ट आ रही है ना, जब फ्रॉम वेस्ट आ रही है, या आप इस तरह से चाह रहे हैं कि मैं इस तरफ बना दूं, ऐसा चाह रहे हैं? हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे ना, अगर आप ऐसा करेंगे, बताऊं इससे भी मैं सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा और नॉर्थ में ये ऊपर ही जाएगा। अब जो एंगल आएगा ना, वो एंगल ये वाला आएगा, जब ये वाला एंगल आएगा ना, वो भी सही होगा। जब ये वाला एंगल आएगा तो ये वाला एंगल आप कॉस थीटा से सॉल्व करोगे, और कॉस थीटा से सॉल्व करके जो रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट को 90 में से माइनस करोगे ना, तो फिर वो वाला आंसर आएगा, क्योंकि हमें आंसर वो वाला लिखना है जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो जो हाँ, नॉर्थ से, और नॉर्थ से रिलेटेड क्यों बताना है? क्योंकि वो जो प्लेन है उसको नॉर्थ में ही लेके जाना है,
तो नॉर्थ में लेके जाना है तो नॉर्थ के लिहाज से बताओ उसको लेफ्ट साइड पे कितना एंगल मोड़ना होगा। तो इसलिए मैंने नॉर्थ को स्टैंडर्ड बनाया। मैंने स्टैंडर्ड क्या बनाया, आंसर में इसके अंदर नॉर्थ के लिहाज से लिखा हुआ है। ठीक है जनाब, नॉर्थ को मैंने स्टैंडर्ड बनाया कि एरोप्लेन को अगर नॉर्थ से कितने एंगल पे वो टर्न करेगा तो इसका आंसर ये वाला बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही एक और सवाल है जिसमें हम जहाज नहीं उड़ा रहे बल्कि कोई बर्ड है, और वो जो बर्ड है ना उस बर्ड को भी फिजिक्स आती है। तो वो बर्ड क्या कर रहा है जरा देखिएगा बर्ड की फिजिक्स को, जल्दी से बेटा देखिएगा। ये है जनाब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है जी। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जनाब विंड आ रही है फ्रॉम ईस्ट। इस दफा आ रही है फ्रॉम ईस्ट। देखिए कहानी बदल दी उसने, फ्रॉम ईस्ट आ रही है। ठीक है जनाब, ये आ रही है फ्रॉम ईस्ट। अच्छा जनाब, इस बर्ड को जाना है नॉर्थ में। बर्ड को जाना है नॉर्थ में। अब जरा जकी भाई हमें बताइए, इसको जाना नॉर्थ में, अगर वो नॉर्थ में परिंदा जाने की कोशिश करेगा और इधर से उसको हवा मिलेगी तो वो तो बेचारा नॉर्थ में जा ही नहीं पाएगा। तो जकी तुम मुझे बताओ, वो परिंदे को आप मशवरा दो, वो लेफ्ट साइड पे अपनी डायरेक्शन कर ले या राइट साइड पे कर ले। हाँ बस राइट पे कर ले, बिल्कुल सही। अगर वो राइट पे करेगा, अगर बर्ड अपनी डायरेक्शन को राइट में करेगा तो ये बर्ड है, बर्ड को इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करना चाहिए, और ये विंड है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, द रिजल्टेंट विल बी हियर। ये जो रिजल्टेंट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। और इस क्वेश्चन में भी देखिए सारे आंसर नॉर्थ 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 लिख रहा है, सारे आंसर नॉर्थ के लिहाज से लिख रहा है। तो इसलिए मुझे नॉर्थ को तो स्टैंडर्ड बनाना है, मजबूरी है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा जरा देखिए, जो विंड वाला एरो है ना, इस विंड वाले एरो को बेटा मैंने यहाँ से उठाया और विंड वाले एरो को मैं यहाँ लेकर आ गया। अब आप बताइए बेटा, जब मैं विंड वाले एरो को यहाँ लेकर आ गया और मैंने अब ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, तो देखिए बर्ड की स्पीड है 10, बर्ड की स्पीड है 10 और विंड चल रही है, विंड की स्पीड है 8। ठीक है जनाब। तो अगेन आप गौर कीजिए, थीटा के सामने वाली साइड हो गई अपोजिट। तो इस क्वेश्चन को भी अगर मैं साइन थीटा से करूं तो साइन 8/10। जल्दी से बेटा आंसर बताओ अब्दुल्ला क्या आ रहा है। 53 डिग्री। और 53 डिग्री में बताइए, ये डायरेक्शन नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है, तो नॉर्थ टू ईस्ट के बजाय हम लोग लिखेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा सी। ठीक। इस सवाल को थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया, और जल्दी करने की वजह भी आपको समझ में आ रही है कि अब हम ऊपर एक ऐसा सवाल कर चुके हैं। अच्छा बेटा, ये आपकी क्लास है वैसे इस वक्त है एडेक्सेल की, पर ये दो सवाल मैंने आपको किसी और कोर्स से करा दिए, और ये दो सवाल किसी और कोर्स से कराने की वजह ये है कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ वापस एडेक्सेल की फिजिक्स में। पर ये एडेक्सेल की फिजिक्स में आप आ गए, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं अब्दुल्ला वाले फोल्डर में जाके इसी पेज पे सारे सवाल करूँ। तो ज़रा देखिएगा बेटा जकी, अब आपको ये सवाल मेरे ख्याल में बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, ये आपके एडेक्सेल का क्वेश्चन। ठीक। एडेक्सेल के इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, एडेक्सेल के इस क्वेश्चन में सर वो ये कह रहा है कि जनाब जो एरोप्लेन है उसको अ प्लेन इज ट्रैवलिंग नॉर्थ, वो पहले से नॉर्थ में जा रहा है। ख्याल कीजिएगा, इस दफ़ा सवाल थोड़ी सी कहानी बदली हुई है। उसको नॉर्थ में जाना नहीं है, ये ऑलरेडी नॉर्थ में जा रहा था, नॉर्थ में जा रहा था। इट एंटर्स अ रीजन जहाँ हवा चली, और हवा आ रही है फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम ईस्ट आ रही है। तो जब फ्रॉम ईस्ट आ रही होगी तो मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा। ठीक है जनाब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं जनाब, जो विंड आ रही है वो फ्रॉम ईस्ट आ रही है। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि टू कीप ट्रैवलिंग नॉर्थ, नॉर्थ में ही उसको जाना है। अच्छा, जाना भी उसको नॉर्थ में ही है। अब खुद बताइए, अगर उसको नॉर्थ में जाना है, नॉर्थ में ही जाना है भाई, तो जकी आप मुझे बताइए, वो लेफ्ट पे अपने प्लेन को टर्न कर दे या राइट पे कर दे। तो सर इसमें तो उसने खुद करके दे दिया है, उसने तो खुद करके दे दिया है। एडेक्सेल वाला इतना मुश्किल नहीं आपके लिए मुश्किलात रखता। ठीक है, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला कि वहां पे तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन एडेक्सेल वाला बता देता है भाई इसको इधर मोड़ दीजिए। तो हमने कहा ठीक है जी, हम इसको इधर मोड़ देते हैं। हम इसको जब इधर मोड़ देते हैं तो ये एरोप्लेन इधर 42 डिग्री पर आ गया। सॉरी, 42 डिग्री नहीं है बल्कि 42 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। और जो विंड है, विंड की स्पीड 7.5 है, 7.5 है। इस विंड के एरो को भी बेटा मैं ऊपर लेकर आ रहा हूँ, ये मैं विंड के एरो को लेकर आ गया। तो ये विंड का एरो है, तो विंड है 7.5 से, और एरोप्लेन है
42 मीटर पर सेकंड से ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम लोग नॉर्थ के लिहाज से बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है टू कीप नॉर्थ, नॉर्थ में जाने के लिए प्लेन को टर्न करना चाहिए टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ टर्न कर देना चाहिए जैसे कि बता रहा है। ठीक है जनाब। और अब जब ईस्ट की तरफ टर्न करेगा तो अब आप देखिए ये थीटा बेटा मैंने कैलकुलेट करना है। थीटा के सामने वाली साइड हो गई 7.5 और अपॉन 42, और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर बन जाता है बी। और एट एक्सेल फिजिक्स में सही आंसर को क्रॉस करवा देते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है बी। ठीक है। अच्छा एक बात, दूसरी बात, कोई बच्चा बोले कि सर मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहता, मैं तो एडेक्सल का स्टूडेंट हूँ, और जब एडेक्सल का स्टूडेंट हूँ तो एडेक्सल तो सर बता रहे थे फिजिक्स बड़ी आसान होती है। तो ज़रा सुनना, अगर आप ऑप्शन ए बगैर सोचे समझे कैलकुलेटर से पूछें कॉस इनवर्स 42/7.5, तो वो आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑप्शन ही गलत है, कैलकुलेटर में एरर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसलिए सही नहीं हो सकता कि वो कैलकुलेटर में एरर दे देता है। ठीक है। ऑप्शन बी तो है ही राइट। ठीक है। ऑप्शन सी और डी में आप टेन थीटा इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब जो टेन थीटा होता है तो टेन थीटा के लिए हाइपोटेनियस, सॉरी बात हो जाती है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसमें हाइपोटेनियस यूज ही नहीं होता। टेन थीटा में हाइपोटेनियस यूज ही नहीं होता, और हाइपोटेनियस यूज नहीं हो रहा तो एयरक्राफ्ट की अपनी स्पीड तो यूज ही नहीं हो रही, तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा। तो ये बिल्कुल 2 नंबर तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि टेन थीटा इसलिए इन्वॉल्व यूज नहीं कर सकते कि उसके अंदर जो एरोप्लेन की स्पीड है वो यूज ही नहीं होगी, और वो है हाइपोटेनियस, वो यूज ही नहीं हो रही। तो विदाउट हाइपोटेनियस वाला फार्मूला इसलिए हो ही नहीं सकता, और कॉस थीटा का आंसर कैलकुलेटर नहीं देगा, इसलिए आंसर बी है। पर ये 2 नंबर तरीका है, पहले मैंने आपको 1 नंबर तरीका सिखाया है। 2 सवाल मैंने आपको 9702 के कराए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है जकी भाई, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया बेटा, जकी बेटा मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। ठीक है। अच्छा चले जनाब, उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 जनाब प्योर प्रोजेक्टाइल मोशन है, बिल्कुल प्योर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है जी। अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन कल मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, मुझे याद पड़ता है, जब कल क्लास के आखिर में इंटरनेट में इशू आ गया था, लेकिन मुझे याद है कि मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था। तो चले जनाब उस चीज़ को जहन में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं जनाब कि ये जनाब कोई गेम हो रहा है, उसका नाम है फेयर ग्राउंड गेम। उसके अंदर आपको एक कैटापोल्ट दी हुई है, जिसके अंदर एक बॉल को रख के टारगेट की तरफ आपने हिट करना है और पॉइंट स्कोर करना है। ठीक है जी। और ये जो आपका टारगेट है ये 50 मीटर अवे, और दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, यानी कि दिस इज द सेम हाइट। बॉल को जहाँ से थ्रो कर रहे हैं और जो टारगेट है सेम हाइट पर है। कह रहे जनाब जो टाइम लग रहा है बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में वो 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब आप खुद देखिए कि उसने आपको हॉरिजेंटल डिस्टेंस बता दिया है और इसने आपको टाइम बता दिया है। ठीक। और कल जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो आइदर एक्स एक्सिस पे स्टडी करते हैं या वाई एक्सिस पे स्टडी करते हैं। तो जब कभी हम एक्स एक्सिस पे स्टडी करते हैं तो एक्स एक्सिस पे तो हमारे पास कोई फॉर्मूले की चॉइस ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में तो एक्स एक्सिस पे मेरे पास सिर्फ एक फार्मूला है कि अगर आपने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम। ठीक है जनाब। तो जरा इस फार्मूले को यहाँ लिखें बेटा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पता नहीं है या नहीं है, टाइम गिवन है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस बेटा 50 मीटर है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूंगा, टाइम 2 सेकंड का दिया हुआ है। तो जनाब मैंने हॉरिजेंटल वेलोसिटी निकाल ली 25 मीटर पर सेकंड। बेटा कॉपी कीजिए पहले इस चीज़ को। हॉरिजेंटल वेलोसिटी बेटा मैंने कैलकुलेट कर ली है हॉरिजेंटल डिस्टेंस और टाइम से। जो चीज़ मुझे गिवन है, जो वैल्यूज़ मुझे गिवन है, उन वैल्यूज़ को देखकर मैं जो काम कर सकता था वो मैंने काम कर लिया। हॉरिजेंटल डिस्टेंस मुझे पता है और मुझे टाइम पता है, तो मैंने ये वाली कैलकुलेशन कर ली। ठीक है जनाब, जल्दी से बेटा इसको नोट करें। उसके बाद इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो एक और बात लिखी हुई है क्या, कि कैटापोल्ट जहाँ से बॉल आप थ्रो कर रहे हो वहां से लेकर टारगेट दोनों सेम हाइट पर है, दोनों सेम हाइट पर है। तो ज़रा जकी आपको एक बात सिखाना चाहूँगा कि जब कभी ये वाली टर्म आ जाए कि सेम हाइट है
और हाइट सेम नहीं है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो ज़रा मतलब सुनिएगा। मतलब बेटा ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक बॉल को हिट किया और बॉल उसी लेवल पर आके गिर रही है। तो इस वाली इक्वेशन में मैं हाइट को पुट करूँगा ज़ीरो। अगर सेम लेवल हो तो सेम लेवल पर, यानी थ्रो पॉइंट, लॉन्चिंग पॉइंट और टारगेट, अगर लॉन्चिंग पॉइंट और टारगेट सेम लेवल में हो तो हाइट इज ज़ीरो। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हम यहाँ से किसी चीज़ को थ्रो करेंगे और वो बिल्डिंग की छत पे जाके रुक जाएगी, बिल्डिंग की छत को जाके हिट कर जाएगी। ठीक है जनाब। और फॉर एग्जाम्पल ये हाइट 10 मीटर की है, तो इसके लिए हाइट को लेंगे पॉजिटिव हाइट। ठीक, जहाँ से लॉन्च कर रहे हो और जहाँ पे हिट कर रहा है, अगर वो हिट करने वाला पॉइंट ऊपर है तो हाइट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। ठीक, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से किसी बॉल को हिट किया है, थ्रो किया है, और थ्रो करने पर ये जो बॉल है बेटा, ये बॉल ऊपर गई है और ऊपर जाकर यहाँ चली गई है। ठीक है ना, ऊपर जाके यहाँ आ गई, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फॉर एग्जांपल ये जो नीचे वाली हाइट है, ये नीचे वाली हाइट फॉर एग्जांपल 25 है, तो दिस 25 इज कंसीडर्ड -25। ठीक, तो तीन केस बता रहा हूँ, जकी मुझे तीनों केस एक्सप्लेन करके देंगे। बेटा जकी जरा सुनिएगा। इफ द लॉन्चिंग पॉइंट एंड टारगेट lie at the same level, then height is considered zero. If the target is above the launching point, then height is considered positive. If the target is below the launching point, in case number 3, it is case number 1 same level, case number 2 above level, case number 3 below level. If the target lies below the launching point, then this height is considered negative. जी जकी, आप हमें बता सकते हैं when height is considered zero, positive and negative in free fall motion of projectile motion? जकी। हाँ, सही। हम्म, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन को जरा पढ़ के हमें बताएं। इस क्वेश्चन में वर्डिंग है सेम वर्टिकल हाइट, तो सेम लेवल पर है, और अगर सेम लेवल पर है तो हाइट क्या है? ज़ीरो। और अगर हाइट ज़ीरो है, क्योंकि इस सवाल में और कुछ मुझे कोई डाटा नज़र नहीं आ रहा, इसके अलावा मुझे कोई डाटा नज़र नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में कुछ बता रहा हूँ, तो जनाब इस कंडीशन में, जबकि वो खुद कह रहा है कि तीनों चीज़ें सेम लेवल में हैं, तो इस कंडीशन में ज़रा देखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। मैं लिखने जा रहा हूँ जनाब, हाइट इज इक्वल्स टू वर्टिकल वेलोसिटी, बॉल ऊपर जा रही है इसलिए माइनस का हाफ GT²। ठीक है जनाब, हाइट को मैं ज़ीरो ले रहा हूँ। क्यों ज़ीरो ले रहा हूँ? क्योंकि सर ये सेम लेवल पर है। लॉन्चिंग पॉइंट एंड लैंडिंग पॉइंट या टारगेट सेम लेवल, हाइट इज ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी का बेटा वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, टाइम अभी अभी निकाला है 2 सेकेंड। हाफ बेटा ये रहा, ग्रेविटी 9.8, टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये माइनस का जो फैक्टर है ना बेटा, इसको उधर लेके जा रहा हूँ मैं। ये माइनस है, हमारे के प्लस हो जाएगा। तो 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर, या 2 को मैंने स्क्वायर से काट दिया और काट के इट बिकम्स 19.6, माइनस का 19.6 बेटा, वहाँ जाके प्लस का 19.6। ठीक है जनाब, 2 × 2 बेटा वहाँ जाके डिवाइड होगा, और जब 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो इट बिकम्स 9.8। तो इत्तेफाक है कि इसकी वेलोसिटी 9.8 आ रही है, बट दिस 9.8 इज द वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी इस कैटापुल्ट से जो आप बॉल थ्रो कर रहे हो, इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड। एंड हाउ डिड वी फाइंड इट? तो आंसर ये है कि सर क्वेश्चन में गिवन था कि लॉन्चिंग पॉइंट और टारगेट लाइज एट द सेम लेवल, व्हेन दे आर एट द सेम लेवल। जब ये सेम लेवल पर होते हैं तो सेम लेवल पर हम क्या करते हैं? हाइट को ज़ीरो ले लेते हैं।
और हाइट को 0 लेके हमने वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब क्वेश्चन में पढ़े पूछ क्या रहे हैं सर, पूछ रहे हैं कैलकुलेट एंगल, एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला थीटा एंगल कैलकुलेट करना है। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए याद कीजिए, मैंने कल जब आपको वेक्टर का टॉपिक पढ़ा रहा था तो एक फार्मूला शीट बनवाई थी। उस फार्मूला शीट में बेटा मैंने लिखवाया था कि वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, वेक्टर का वाई कंपोनेंट साइन थीटा होता है। फिर मैंने पैथागोरस थ्योरम सिखाया था, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल स्क्वायर। एक और फार्मूला बताया था टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा होता है वेक्टर का वाई कंपोनेंट divided by x component, and right now we have already calculated horizontal component and vertical component। और जब मुझे दोनों components पता हैं तो then I can calculate theta by using tan inverse uy upon ux। अब uy is 9.8 and ux is 25। uy is 9.8, ux is 25। जी बेटा डिवाइड करके बेटा मुझे बताइए थीटा का क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ बेटा अब्दुल्ला यही सही आंसर है, 21.4 बेटा। 21.4। अब्दुल्ला आप हमारे साथ हैं? ठीक है जी, ठीक ठीक। तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन भी हमने साथ साथ देख लिया, लेकिन अभी मैं आपको मेनली वेक्टर पे ज़्यादा फोकस करा के रख रहा हूँ। अभी जो मेरा मेन फोकस है वो मेनली सारा का सारा वेक्टर पर है। अच्छा, ये वेक्टर के अंदर एक चीज़ थोड़ी सी और सिखा के फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, और वो बात जनाब ये है कि आपके एडेक्सल में एक ये वाला सवाल ऑब्जेक्टिव में एक दफ़ा आ चुका है, इसलिए इस सवाल को मैं प्रॉपरली कराना चाह रहा हूँ। ये कल वाली शीट है बेटा जो मैं कल आपको पढ़ा रहा था। कल पहले मैंने आपको वेक्टर थोड़ा सा समझाया था, वेक्टर समझाने के बाद ये हमने फार्मूला शीट बना ली थी। इस फार्मूला शीट को लेके प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गए थे, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हम थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की शीट थोड़ी और आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, ड्राइव इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब फार्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है कि किसी प्रोजेक्टाइल को मैंने लॉन्च किया, जब मैंने उसको लॉन्च किया तो ये प्रोजेक्टाइल जब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर भागेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और अब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर याद रखिएगा वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ओनली वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, आपको याद होगा हॉरिजेंटल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। इस वाली डायग्राम को देखिए बेटा जकी, वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाती है, ओनली वर्टिकल, लेकिन हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। सो वर्टिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट बिकम जीरो। यू वाई सर, यू वाई का फॉर्मूला होता है यू साइन थीटा, जहां लिखा है प्लस जी टी बेटा इसको मैंने लिख दिया माइनस जी टी। माइनस जी टी में बेटा टी कैलकुलेट करना है तो माइनस का जी टी बेटा उधर आके बन जाएगा प्लस का जी टी, और ये टाइम का फार्मूला आ जाएगा। तो ये फार्मूला एडेक्सल में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, उसने बोला है जनाब मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम बताएं। तो इस फार्मूले को मैं याद करने के लिए आपसे नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं बोला कि आप इसको कहीं याद करने बैठ जाए, ठीक है ना। इसका कोई यूजेज मेरे नहीं ख्याल कि किसी सवाल में आने वाला है आपके यहाँ, ठीक है जनाब, नहीं आएगा इसका यूजेज, तो इसको याद ना करें। लेकिन अगर आपने डेरिवेशन देखी भी होगी ना, और मैं आपको दिखाऊंगा पास पेपर के क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा तो आप फौरन पिक कर लेंगे कि सर ये इसके टाइम का फार्मूला है। ठीक, एक और फार्मूला, टोटल दो फार्मूले आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में।
एक फार्मूला तो ये वाला टाइम का है। एक और फार्मूला पूछ लेते हैं। वो कहते हैं जनाब बताइए प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। ड्राइव इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है। अच्छा बेटा, हाइट का फार्मूला अगर ड्राइव करना है तो अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, और मैं पसंद करूंगा फार्मूला बगैर टाइम वाला लगाना। ठीक है जनाब, बगैर टाइम वाला फार्मूला, और ये हम बात कर रहे हैं वर्टिकल वेलोसिटीज की। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन बनानी है। ये मुझे आप बताइए जकी, एट द मैक्सिमम हाइट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी जकी? जोर से बोलिए बेटा। मैक्सिमम होगी, ज़बरदस्त आपने बात बताई। बेटा ज़ीरो होती है हाईएस्ट पॉइंट पर, वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अच्छा फिर बेटा, मैंने कल आपको एक बात बोल दी थी, शायद मुझे लगता है आपको बुरी भी लगी हो। मैं कभी कभी कहता हूँ आप एब्सेंट माइंड क्यों हो जाते हैं। अभी अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में एक बात की है कि आप प्रोजेक्टाइल जब फ्लाई कर रहा होता है तो एट द हाईएस्ट पॉइंट उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। आप बोले बेटा मैक्सिमम होती है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। तो ये बेटा मैंने लिख दिया ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी है बेटा u साइन थीटा, दोनों पे स्क्वायर है, इसलिए बेटा मैंने दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। टू कांस्टेंट है, ग्रेविटी को बेटा लिखिएगा माइनस का जी। माइनस का क्यों, क्योंकि वो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। अब माइनस का टू जी बेटा हमारे आगे जब डिवाइड होगा ना, तो इस वाले माइनस से माइनस कट जाएगा। और ये इक्वेशन भी हम आपको दिखा सकते हैं कि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में आई हुई है, एमसीक्यूज में आई हुई है। आपको पता है आपके पेपर में शुरू के 10 क्वेश्चन में एमसीक्यूज होती हैं। उन एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि बताइए प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लेगा। मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम इट इज़ यू साइन थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन क्या होगी, तो इट इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आई होप कि आप याद रखेंगे। ठीक है बेटा, जकी ज़रा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अच्छा बेटा, अगर आप कॉपी कर चुके हो तो हम इसको आगे बढ़ाएं जकी। ठीक है जी। अच्छा बेटा जकी, अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस आपको बताए, इन सब के अंदर हम ऑब्जेक्ट को जमीन से थ्रो कर रहे थे और जमीन पर ही कैच कर रहे थे। जमीन से थ्रो, जमीन पे कैच कर रहे हैं। ठीक है। और इस चीज को जहन में रखते हुए हम बात को और आगे बढ़ाते हैं, और बात को यूं आगे बढ़ाएंगे कि अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जिसके अंदर हम जमीन से ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं कर रहे, बल्कि हम ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग थ्रो कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग थ्रो कर रहे हैं। ठीक है जनाब। बिल्डिंग की हाइट h है, किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल थ्रो करेंगे। हॉरिजेंटल थ्रो करेंगे तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी गिवन होगी। हॉरिजेंटल थ्रो करेंगे तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी गिवन होगी। लेकिन मुझे ये बताइए, जब हॉरिजेंटल थ्रो करेंगे तो जकी आप हमें बताएं इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी। वी आर थ्रोइंग हॉरिजेंटली जी। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। ठीक है ना। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटली थ्रो करने में जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है इट इज कंसीडर्ड जीरो। अच्छा ये बॉल बेटा यूं करके नीचे आगे हिट करेगी। ठीक है जनाब। फॉर एग्जाम्पल इस बॉल का नाम मैंने रख दिया है पी। कल अब्दुल्ला ने एक सवाल पूछा था, अब्दुल्ला के इस क्वेश्चन को मैं इस वाली बात के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ। अब्दुल्ला ने कहा था कि सर स्कूल के टीचर ने हमसे पूछा कि एक बॉल को यहाँ से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप करने वाले बॉल का नाम मैंने रखा है क्यू, और जिस बॉल को मैंने हॉरिजेंटल थ्रो करा है उसको मैंने नाम रखा है पी। कह रहे जनाब दोनों की हाइट सेम है, बताइए जमीन पर पहले कौन गिरेगा। तो याद रखिएगा, इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस इन फ्री फॉल मोशन, दे विल हिट द ग्राउंड एट सेम टाइम। अभी प्रूफ भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर डेली लाइफ की बात करूं तो डेली लाइफ में तो एयर रेजिस्टेंस होती है। अगर डेली लाइफ में एयर रेजिस्टेंस है
अगर डेली लाइफ में एयर रेजिस्टेंस है तो जनाब जो Q है वो जल्दी गिर जाता है और P देर से गिरता है, क्योंकि उसको एयर अपोज कर रही होती है। एयर की अपोजिशन की वजह से ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता हुआ आ रहा है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझते हो, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, ज़्यादा एयर को फेस करता हुआ आएगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा P में। बट इफ़ इट इज़ अ फ्री फॉल मोशन, तो फ्री फॉल मोशन में आप P की बात करें या Q की बात करें, ज़रा इस वाली बात को अब्दुल्ला आप मेरे साथ शामिल होइएगा। हाइट की इक्वेशन होती है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और अभी अभी जैसा कि जकी ने बताया कि सर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है पी के लिए भी, और ड्रॉप करने में भी, जब ड्रॉप करते हो तो वेलोसिटी जीरो होती है, ड्रॉप करने में वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये पोर्शन खत्म हो गया। इक्वेशन क्या बची, हाफ जी टी स्क्वायर। और ये इक्वेशन वैलिड है दोनों के लिए, पी के लिए भी और क्यू के लिए भी, क्योंकि क्यू को ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल टोटल वेलोसिटी जीरो है, और पी को थ्रो कर रहे हो हॉरिजेंटली, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो है ना। और जब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, तो ये वाला फैक्टर तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो जब वर्टिकल वेलोसिटी वाला फैक्टर जीरो हो गया, तो इक्वेशन सीधी सीधी बच गई, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और ये इक्वेशन बता रही है कि अगर हाइट सेम है दोनों के लिए, तो दोनों को टाइम भी सेम लगेगा। तो ये अब्दुल्ला के मैंने कल वाले सवाल का जवाब दिया। मैं अपने टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ। टॉपिक बेटा हमारा ये चलेगा जकी, कि किसी ऑब्जेक्ट को बिल्डिंग की छत से मैं हॉरिजेंटल थ्रो करूंगा। जब मैं हॉरिजेंटल थ्रो करूंगा तो मैं आपको हॉरिजेंटल वेलोसिटी बताऊंगा। जब मैं आपको हॉरिजेंटल वेलोसिटी बता दूंगा, तो उस हॉरिजेंटल वेलोसिटी से ये पूछा करेंगे, बताइए बॉल कितनी दूर गिरी, बॉल कितनी दूर गिरी। ठीक है जनाब, कितनी दूर गिरी। तो कितनी दूर गिरने का मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस, और सर हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी का एक्स इंटू टाइम होगा, नंबर वन। नंबर टू, कितना टाइम लगा, तो टाइम के लिए हमेशा ये वाली इक्वेशन होगी, टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सर यू टी कहाँ गया, सर जब हम हॉरिजेंटल थ्रो करते हैं ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। जब वर्टिकल जीरो वेलोसिटी जीरो होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हाइट गिवन होगी, जी हमें पता है, हम आराम से निकाल लेंगे टाइम, और जो टाइम आ जाएगा बेटा उस टाइम को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ठीक है जनाब, लेकिन इस कैलकुलेशन को इंशाल्लाह मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। तो अभी बेटा मैं इस रिकॉर्डिंग को भी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, और कल इंशाल्लाह हम प्रोजेक्टाइल मोशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे।